नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, सॉम्स, बीकॉम विद मेजर इन कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बीकॉम, सीए। इकाई 1 निर्यात, विषय प्रवेश। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप इस योग्य हो सकेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बता सकें, इस बात की विवेचना कर सकें कि किसी फर्म को निर्यात करने की प्रेरणा क्यों मिलती है, भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों के संबंध में बता सकें। द पीईओ, भारत के उत्पादों के लिए प्रमुख बाजारों का विश्लेषण कर सकें और निर्यात संवर्धन की विभिन्न विधियों तथा निर्यात के लिए सूचना के स्रोतों का वर्णन कर सकें। 1.1 प्रस्तावना। अपने आर्थिक संसाधनों के विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन के कारण किसी देश को विशिष्ट वस्तुओं में विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन की क्षमता प्राप्त होती है। इससे उस देश को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने की प्रेरणा मिलती है। विश्व के संसाधनों को दक्षता और कुशलतापूर्वक उपयोग करने में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहायक होता है। इस इकाई में आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व तथा भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये भी ज्ञात हो जाएगा कि भारत के उत्पादों के प्रमुख बाजार कौन कौन से हैं तथा निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन की कौन कौन सी विधियां हैं। 1.2 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार विभिन्न देशों के आर्थिक संसाधनों की विविधता है। प्रकृति ने सभी देशों को एक ही प्रकार की उत्पादन की सुविधाएं प्रदान नहीं की हैं। मौसमी परिस्थितियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं तथा इनमें खनिज संपदाओं एवं पूंजी तथा श्रम की पूर्ति भी अलग अलग है। इन विभिन्नताओं के कारण प्रत्येक देश कुछ खास वस्तुओं के उत्पादन में ही विशेषीकरण प्राप्त करना अपने लिए लाभ कर पाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अतिरेक, सरप्लस उत्पादन के विनिमय द्वारा इस प्रकार के विशेषीकरण को सरल बना देता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस स्थिति में होता है जब क्रेता को खरीदने के लिए विदेशी बाजार में अपने माल को बेचना अधिक लाभकर प्रतीत होता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय बाजार के जरिए विश्व के संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग संभव हो पाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण होता है। 1. वस्तुओं की अधिक उपलब्धता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जरिए किसी देश के लिए उन वस्तुओं को प्राप्त करना संभव हो जाता है जो वो स्वयं उत्पादित नहीं कर सकता या अन्य देशों की अपेक्षा उतनी सस्ती विधि से उनका निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार किसी देश का कल्याण बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में किस हद तक हिस्सा लेता है। उपभोक्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इसलिए लाभ होता है कि वे अधिकतम सस्ते स्रोतों से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद सकते हैं। भारत खाद्य तेलों की पूर्ति के लिए बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर निर्भर करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उपभोक्ता कॉफ़ी तथा चीनी के लिए विदेशी आयात पर निर्भर करते हैं, जबकि ब्रिटेन के उपभोक्ता अपने खाद्यान्नों की बड़ी मात्रा तथा चाय की संपूर्ण पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। विदेशी व्यापार दुनिया के विभिन्न देशों को अकाल की स्थिति तथा कृषि उत्पादों की विफलताओं से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। अल्पविराम 2. देश के संसाधनों का श्रेष्ठतर उपयोग। विदेशी व्यापार के माध्यम से देश के संसाधनों का श्रेष्ठतर उपयोग होता है। अनेक स्थितियों में देश के उद्योग अपने माल की बिक्री के लिए विदेशी बाजारों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए भारत के चाय तथा पटसन उद्योग मुख्यतः निर्यात बाजार पर निर्भर करते हैं। जापानी उद्योग अपनी समृद्धि के लिए निर्यात पर निर्भर करता है। यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी व्यापार पर उतना अधिक निर्भर नहीं करता, फिर भी इस देश के कृषि और उद्योग के अनेक उत्पादनों के 25% से भी अधिक निर्यात किया जाता है। अनेक स्थितियों में निर्यात बाजार उत्पादकों को अपने उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता प्रदान करता है और इस तरह उन्हें बड़े पैमाने पर किफ़ायतें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्राप्त होती हैं। कुछ घरेलू उद्योग पूंजीगत मालों तथा उपकरणों एवं कच्चे माल और कल पुर्जों की पूर्ति के लिए विदेशों पर निर्भर करते हैं। 3. उत्पादन लागतों में कमी। पूंजीगत माल तथा कच्चे माल सबसे सस्ते स्रोतों से खरीदे जाते हैं। उत्पादन की कुल लागत कम हो जाती है, जिसके कारण कीमतें कम हो जाती हैं। कीमतों की स्थिरता। किसी देश में जब कुछ वस्तुओं की कीमतों में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है तो उस वस्तु के आयात को बढ़ाकर कीमतों की वृद्धि को रोका जा सकता है। उसी प्रकार जब वस्तुएं बाजार में अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं और फलस्वरूप कीमतें गिरने लगती हैं तो उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देकर कीमतों को गिरने से रोका जा सकता है। इस प्रकार सारे विश्व में निर्यात आयात के जरिए कीमतों में समरूपता लाई जाती है। एकाधिकारों के दुष्कृत्यों को भी नियंत्रित करने में विदेशी व्यापार का उपयोग किया जा सकता है। 5. रोजगार में वृद्धि। विदेशी व्यापार से देशीय कृषि तथा उद्योग जनित उत्पादनों में वृद्धि होती है, जिसके कारण देश में रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं। 6. आर्थिक विकास की ऊंची दर। विदेशी व्यापार से आर्थिक विकास की गति तेज होती है और राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ऊंची हो जाती है।
सच्ची बात यह है कि विदेशी व्यापार को विकास का एक चालक यंत्र या इंजन कहा गया है। ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान जैसे अनेक विकसित देशों ने अपने निर्मित उत्पादों से ही प्रगति की है। अभी हाल के वर्षों में कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर तथा हांगकांग जैसे अनेक विकासशील देशों ने विदेशी व्यापार में अपनी सक्रिय सहभागिता के जरिए अत्यधिक लाभ उठाया है। 7. सरकारी आय में योगदान। अधिकांश सरकारें निर्यातों पर और कभी-कभी आयातों पर भी शुल्क लगाती हैं। इन करों से राजकोष के लिए पर्याप्त आय की उपलब्धि होती है। उदाहरण में लिए 1996-97 वर्ष में भारत में सीमा शुल्क से संपूर्ण कर आय के 33.6% की प्राप्ति हुई। 8. विभिन्न देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध। विदेशी व्यापार भिन्न भिन्न देशों को एक दूसरे से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण बल है। यह विभिन्न राष्ट्रों के बीच मैत्री तथा सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। इससे विश्वव्यापी आर्थिक एकीकरण की शुरुआत हो सकती है। इससे भिन्न भिन्न देशों के बीच सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में राजनीतिक शक्ति तथा बेहतर सहयोग की सृष्टि हो सकती है। इस तरह व्यापार में वृद्धि से युद्ध की संभावना कम हो सकती है। 1.3 निर्यात क्यों? एक फर्म का परिप्रेक्ष्य। किसी फर्म को निर्यात हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कई कारण हैं। अब हम इसके बारे में विस्तार से विचार करेंगे। 1. सापेक्ष लाभदायकता, रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। हो सकता है कि निर्यात बाजार में माल के लिए जो कीमत मिलती है वह देश के बाजार में प्राप्त होने वाली कीमत की तुलना में अधिक हो। इसके दृष्टांत हैं रेडीमेड कपड़े, आभूषण इत्यादि। सरकार द्वारा दिया जाने वाला निर्यात प्रोत्साहन निर्यात को घरेलू बाजार में मिलने वाली कीमतों से अधिक लाभदायक बना सकता है। 2. घरेलू मांग का अपर्याप्त होना, इनसफिशिएंसी ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। घरेलू मांग का 3. स्तर इतना नीचे हो सकता है जिसके कारण उद्योगों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्यात व्यवसाय के कारण एक ऐसी अनुकूल स्थिति बनती है जिससे उद्योगों की पूरी क्षमता को काम में लाया जा सके। इसके कारण लागत में कमी होगी और कुल मिलाकर फर्म की लाभदायकता बढ़ेगी। घरेलू बाजार में मंदी के कारण निर्यात उपक्रमों वेंचर्स को प्रोत्साहन मिलता है। सच्ची बात तो यह है कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में 1967-69 के वर्षों में मंदी आई थी, उस समय भारत से इंजीनियरिंग की वस्तुओं के निर्यात में गति आ गई थी। इस मंदी के कारण भारतीय विनिर्माण इकाइयों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भारी मात्रा में उत्पादित तथा अर्ध उत्पादित मालों का बोझ उठाना पड़ा। उनके पास मालों की बिक्री के लिए प्राप्त आदेश भी कम ही थे। इन स्थितियों में विनिर्माण इकाइयों को निर्यात बाजारों की तरफ जाना पड़ा। विविध निर्यात बाजारों को विकसित करने से संबंधित फर्मों को घरेलू आर्थिक मंदी के चक्र से एक हद तक सुरक्षा प्राप्त होती है। व्यावसायिक खतरों को कम करना, रिड्यूसिंग बिजनेस रिस्क्स। विविधतापूर्ण निर्यात व्यापार व्यावसायिक प्रतिष्ठान को कुल प्रौद्योगिक गतिविधियों में आने वाले उतार चढ़ाव से निपटने में सहायता प्रदान करता है। कोई फर्म जब एक से अधिक बाजार में अपने माल को बेचती है तब एक बाजार में बिक्री के निम्न स्तर को दूसरे बाजार में बिक्री के उच्च स्तर से पूरा किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि भौगोलिक विविधता के कारण फर्म के विकास में गति भी आती है, क्योंकि एक अकेला बाजार या थोड़े से बाजार की क्षमता बहुत ही सीमित होती है। 4. कानूनी प्रतिबंध लीगल रिस्ट्रिक्शंस। हो सकता है कि सरकार कतिपय उद्देश्य की प्राप्ति अल्पविराम हेतु घरेलू बाजार के प्रतिष्ठानों को विकास तथा क्षमता वृद्धि पर कुछ रोक या प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाहर के देशों में जाकर निवेश करने पर इस प्रकार के प्रतिबंध नहीं हो सकते हैं, या इन प्रतिबंधों को घरेलू बाजार में भी ढील दी जा सकती है, बशर्ते कि कंपनी की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का उपयोग निर्यात के लिए किया जाए। ऐसी स्थिति में फर्म निर्यात संबंधी कार्यक्रमों के बारे में सोच सकती है, क्योंकि इससे कंपनी के विकास कॉर्पोरेट ग्रोथ के अवसर मिलते हैं जिन्हें अन्यथा प्राप्त करना संभव नहीं होता। 5. सामाजिक दायित्व सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अनेक स्थितियों में स्वयं व्यवसाय भी सामाजिक दायित्व के बारे में अनुभव करते हैं और वे आयात में वृद्धि करके राष्ट्रीय आय में योगदान करते हैं। 6. बढ़ी हुई उत्पादकता इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। किसी फर्म को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उत्पादकता को बढ़ाना आवश्यक होता है। ये भी एक कारण हो सकता है जो कंपनी को उत्पादन बढ़ाने और फिर निर्यात बाजार को खोजने के लिए प्रेरित करे। इसके अतिरिक्त आज के प्रौद्योगिक विकास के युग में कंपनी को बहुत बड़ी रकम अनुसंधान और विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कार्य पर खर्च करना पड़ता है। अनुसंधान तथा विकास कार्य पर किए गए खर्चों के वहन के लिए वृहद बाजार आवश्यक हो जाता है तथा निर्यात अनिवार्य हो जाता है। 7. प्रौद्योगिक सुधार टेक्निकल इंप्रूवमेंट। निर्यात बाजार में प्रवेश करने से फर्म नए 8. उत्पाद संबंधी विचार प्राप्त करने में सक्षम होती है और इस प्रकार वो उत्पादों की श्रृंखला में नए उत्पाद जोड़ सकती है। इससे निर्मित वस्तुओं को और अधिक उन्नत करने तथा लागतों को कम करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त वो अपने उत्पाद के नए उपयोग का भी पता लगा सकती है।
आयातित आगतों को प्राप्त करना, obtaining imported inputs, राष्ट्रों को कई प्रकार के कच्चे माल, तकनीकों तथा उत्पादन प्रक्रियाओं का आयात करना पड़ता है। ये चीज़ें तथा प्रक्रियाएं देश में तथा राष्ट्रीय सीमा के अंदर उपलब्ध नहीं होती। अतः सरकार फर्मों को निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकती है, विशेषकर उन फर्मों को जो आयातित आगतों की आवश्यकता रखती हैं। 9. अपनी छवि तथा ख्याति बढ़ाने के लिए, टू बिल्ड अप इमेज एंड गुडविल, ऐसे समय निर्यात करके जब निर्यात करना कठिन है, फर्में घरेलू बाजार में अपनी छवि बढ़ा लेती हैं। अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी वे निर्यात का सहारा लेती हैं। 1.4 भारत में निर्यात का महत्व। भारत का निर्यात, आयात और व्यापार शेष या व्यापार अंतर, ट्रेड बैलेंस को अच्छी तरह समझने के लिए आप तालिका 1.1 को देखें। ये टेबल दर्शाता है कि भारत का व्यापार अंतर 1551 में 2 करोड़ से बढ़कर 1995-96 में 16,325 करोड़ हो गया। व्यापार अंतर उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है। तालिका 1.1 भारत का निर्यात, आयात और व्यापार शेष। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। इस व्यापार घाटे को आयात को कम करके या निर्यात को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। आयात को कम करना केवल इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वह व्यापार घाटे को कम करेगा, बल्कि इसलिए भी आवश्यक है कि बाहर से मंगाए गए सामान प्राय देश में उत्पादित सामान से महंगे होते हैं। हमारे देश में कुछ आयात उन आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का होता है जो देश में कीमतों में स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। इन आयातों में किसी भी प्रकार की कमी करने से देश के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाएगा और इस प्रकार हमारे निर्यात में भी कमी आएगी। पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत माल के मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है। पूंजीगत माल का आयात संपूर्ण आयात का 28% है। प्रौद्योगिकी विकास, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए पूंजीगत माल का निर्यात आवश्यक है। ईंधन, फ्यूल का आयात संपूर्ण आयात का 23% है। इन आयातों में कमी करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये आयातें आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। पहले हम विदेशी सहायता पर निर्भर रहते थे, जिसका अधिकांश भाग ऋण के रूप में होता था और इससे आयात का भुगतान किया जाता था। मार्च 1996 के अंत में भारत का कुल ऋण 92.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर था। वर्ष 1995-96 में ऋण सेवा अनुपात लगभग 26% था। रुपयों के मूल्य में लगातार गिरावट के फलस्वरूप ऋण सेवा संबंधी दायित्वों में रुपयों के रूप में काफ़ी वृद्धि हुई है। भारत का बाहरी ऋण बहुत ज़्यादा है। विश्व ऋण टेबल के अनुसार भारत विकासशील देशों में चौथा बड़ा ऋणी, फोर्थ लार्जेस्ट डेटर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्यात संबंधी प्रयासों को और तेज करने के अतिरिक्त हमारे सम्मुख अब कोई विकल्प नहीं बचा है। निर्यात क्षेत्र में वृद्धि ज़रूरत के आयात को पूरा करने के लिए आय उत्पन्न करेगा। अर्थव्यवस्था के विकास में निर्यात के महत्व को महसूस कर भारत सरकार निर्यात प्रवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने 1991 में औद्योगिक व्यापार और वित्तीय नीति में सुधार, रिफॉर्म प्रारंभ कर प्रमुख कदम उठाया। व्यापार सुधार का उद्देश्य ऐसा परिवेश उत्पन्न करना था ताकि निर्यात में तीव्र गति से वृद्धि हो सके। निर्यात संवर्धन के लिए राष्ट्र विशिष्ट और वस्तु विशिष्ट निर्यात की नीति अपनाई गई। 31 दिसंबर 1991 के व्यापार बोर्ड की बैठक में 30% वार्षिक निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से 34 अधिक ध्यान देने योग्य वस्तुओं को चुना गया। वाणिज्य मंत्रालय ने भी निर्यात बढ़ाने के लिए वस्तुओं और राष्ट्रों को चुनने के लिए विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया है। 15 देशों और 15 वस्तुओं को चुना गया है जो भारत के विदेश व्यापार का 75% है। चुने गए वस्तुएं हैं जवाहरात और आभूषण, कॉटन यार्न, फैब्रिक्स और मनुष्य निर्मित यानी समुद्री वस्तुएं, परिवहन सामग्री, निर्मित धातु, मशीनरी और सामग्री, लेदर, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, डायस मध्यवर्ती आदि, प्लास्टिक, लिनोलियम वस्तुएं, कृषि संबंधी रसायन और तेल आदि। चुने गए देश हैं यूएसए, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, यूएई, सऊदी अरब, यूके, सिंगापुर, रशिया, इटली, बांग्लादेश, फ्रांस, नीदरलैंड्स, हांगकांग और थाईलैंड। 1.5 भारत से निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पाद। आप तालिका 1.2 को देखें, जिसमें भारत के निर्यात किए जाने वाले प्रमुख उत्पादों को दिखलाया गया है तथा पिछले लगभग 40 वर्षों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के ढांचे में होने वाले परिवर्तनों को भी दर्शाया गया है। तालिका 1.2 भारत से निर्यात र जाने वाले प्रमुख उत्पाद करोड़ रुपए में। विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1995-96 में महत्व के क्रम से 3 उत्पाद महत्वपूर्ण थे: टेक्सटाइल्स, फैब्रिक और मैन्युफैक्चर्स। 22.7% जवाहरात और आभूषण, 16.6% तथा मशीनरी और धातु सामग्रियां 13.7%। भारत के कुल निर्यात का ये 53% है।
भारत के निर्यात के ढांचे में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, यह इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि टेक्सटाइल्स को छोड़कर वर्ष 1960-61 में भारत से निर्यात की गई वस्तुओं में इन वस्तुओं का कोई स्थान नहीं था। उस समय निर्यात की 3 महत्वपूर्ण मदें थी: फैब्रिक्स, जूट सामग्रियां और चाय। ये तीनों वस्तुएं कुल निर्यात की मात्र 10% थी। अन्य नए उत्पाद जो निर्यात में प्रवेश किया है वे हैं रसायन, चमड़ा, समुद्री वस्तुएं, चावल आदि। यद्यपि भारत के निर्यात ढांचे की एक महत्वपूर्ण दुर्बलता देश के कुल निर्यातों को कुछ ही उत्पादों में केंद्रीभूत होना है। तालिका 1.2 दर्शाता है कि 5 उत्पादों जिनका सर्वोच्च स्थान है उनमें टेक्सटाइल्स, फैब्रिक्स और मैन्युफैक्चर्स, जवाहरात और आभूषण, मशीनरी और धातु सामग्रियां, रसायन और सहबद्ध उत्पाद तथा चमड़ा निर्मित वस्तुएं कुल निर्यात का 68% है। 1.6 भारत के उत्पादों के लिए प्रमुख बाजार। आप तालिका 1.3 को देखें जिसमें भारत के उत्पादों के मुख्य बाजार दिखलाए गए हैं और यह भी दिखलाया गया है कि पिछले लगभग 40 वर्षों में विभिन्न देशों में भारत के निर्यात ढांचे में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि भारत के प्रमुख 6 ग्राहकों USA, जापान, UK, जर्मनी, बेल्जियम और रशिया वर्ष 1995-96 में भारत के कुल निर्यात का 44% खरीदा था। आप तालिका में देख सकते हैं कि वर्ष 1960-61 में भारत का 6 प्रमुख ग्राहक UK, USA, जापान, रशिया, जर्मनी और फ्रांस था। वे भारत के कुल निर्यात का 54% खरीदते थे। वर्ष 1960-61 में भारत का प्रमुख निर्यात UK 26.9%, USA 16%, जापान 5.5%, रशिया 4.5%, जर्मनी 3.1% और फ्रांस 1.4% में भेजा जाता है। वर्ष 1995-96 में भारत का प्रमुख निर्यात USA 17.4%, जापान 7%, UK 6.3%, जर्मनी 6.2% और बेल्जियम 3.5% में भेजा जाता था। इन 6 देशों का कुल निर्यात में योगदान 44% था। यह इस बात को दर्शाता है कि भारत का निर्यात कुछ देशों में ही केंद्रित है। 1.7 उत्पादों का विदेशों में संवर्धन। निर्यात संवर्धन, एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सामान्यतया जो विभिन्न विधियां अपनाई जाती हैं वे विज्ञापन, सीधे डाक द्वारा माल को भेजना, क्रय के स्थान पर प्रदर्शन तथा व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां हैं। अब हम प्रत्येक के बारे में विचार करेंगे। 1. विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसके द्वारा विदेशी क्रेताओं की निगाह में विक्रय उत्पादों को लाया जाता है। विज्ञापन अभियान को प्रायः निर्धारित बाजार की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है। अतः विदेशी बाजारों में विज्ञापन करना एक खर्चीला काम होता है। एक देश से दूसरे देश में भिन्न भिन्न प्रकार के विज्ञापन माध्यम उपलब्ध हो सकते हैं। जिस देश में साक्षरता की दर कम है वहां मुद्रित विज्ञापनों का महत्व स्पष्ट रूप में कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में वाणिज्य प्रधान रेडियो, कमर्शियल रेडियो विज्ञापन का उचित माध्यम हो सकता है। 2. सीधा डाक प्रेषण, डायरेक्ट मेलिंग। विज्ञापन के मुकाबले में सीधा डाक प्रेषण कम खर्चीला होता है। इसके अतिरिक्त ये पद्धति चयनात्मक, सेलेक्टिव तथा अधिक वैयक्तिक होती है। ये चयनात्मक इसलिए होती है कि इसके द्वारा उन लोगों तक पहुंचा जा सकता है जिनको लक्ष्य मान लिया गया है। ये पद्धति वैयक्तिक इसलिए है कि पत्र तथा अन्य प्रसार सामग्रियां निर्धारित व्यक्ति के पद नाम, डेजिग्नेशन या वैयक्तिक नाम से भेजी जाती हैं। पत्र और अन्य मुद्रित सामग्रियों के प्राप्तकर्ता को ऐसा प्रतीत होना ही चाहिए कि इन पत्रों और सामग्रियों का भेजा जाना महज एक दैनिक औपचारिकता भर नहीं है बल्कि यह एक वैयक्तिक संप्रेषण है। यह इतना आकर्षक भी होना चाहिए कि प्राप्तकर्ता का ध्यान इसकी ओर चला जाए। कुल मिलाकर सीधा डाक प्रेषण विदेश में मालों की बिक्री बढ़ाने की पद्धतियों में सबसे अधिक प्रभावकारी है, बशर्ते कि माल बिक्री मुस्तिका, ब्रोशर के रूप निर्धारण, डिज़ाइन में काफ़ी ध्यान दिया गया हो तथा सूची, पत्रों, कैटलॉग को बनाने में भी कुछ ऐसा ही किया गया हो। व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ, ट्रेड फेयर्स एंड एक्सिबिशंस। व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियाँ वस्तुओं तथा सेवाओं को एक आकर्षक रीति से प्रस्तुत करने का एक माध्यम है जिसमें रंग, रोशनी तथा गति का सहारा लिया जाता है। ये पद्धति दर्शक की कल्पना का ध्यान रखती है, उनके ध्यान को अपनी ओर खींचती है तथा प्रदर्शित वस्तुओं में रुचि उत्पन्न करती हैं। निर्यातक जब व्यापार मेले में भाग लेता है तो उसे इन बातों को जानने में सहायता मिलती है। 1. संबद्ध बाजार में बिक्री के लिए क्या उपलब्ध है। उसके प्रतियोगी कौन होंगे। उनके द्वारा बनाए गए माल में फेर बदल करके किस हद तक उन्हें बिक्री के योग्य बनाया जा सकता है। विश्व बाजार में चालू कीमतें क्या हैं। और उसके उत्पाद के प्रतियोगी उत्पादों में कौन कौन से गुण और दोष हैं। इसके अतिरिक्त निर्यातक को ये भी जानकारी प्राप्त होगी कि उसके उद्योग में कौन सी नई गतिविधियां हुई हैं और प्रौद्योगिकी के संबंध में किस ओर झुकाव हुआ है।
1.8 सूचना के स्रोत। कोई भी निर्यातक विदेशी बाजारों की स्थितियों तथा उनके व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहेगा। आइए हम उन सूचना स्रोतों का अध्ययन करें जिनके जरिए निर्यातक बहुत सी लाभदायक सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। 1. भारतीय निर्यात के आंकड़े, जो मासिक रूप से प्रकाशित होने वाले विदेशी व्यापार सांख्यिकी बुलेटिन खंड I में प्रकाशित होते हैं। इंडियाज एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स एज प्रोवाइडेड इन मंथली बुलेटिन ऑफ फॉरेन ट्रेड स्टैटिस्टिक्स वॉल्यूम 1। इन आंकड़ों से निर्यातक को ये पता चलेगा कि उसके माल का निर्यात कहाँ हो रहा है, किस हद तक हो रहा है तथा किस मात्रा में प्रति इकाई निर्यात की कीमत उसे प्राप्त होगी। 2. विदेशों के आयात आंकड़े, इंपोर्ट स्टैटिस्टिक्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज। ये निर्यातक को अपने माल के लिए विदेशी बाजार के कुल आकार के बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ ही उसे ये भी मालूम होगा कि कौन कौन से प्रतियोगी देश हैं तथा प्रत्येक देश को लगभग क्या इकाई मूल्य, यूनिट वैल्यू, प्राप्त होता है। 3. अधिकांश विकसित देशों में स्थापित आयात संवर्धन केंद्र, इंपोर्ट प्रमोशन सेंटर्स। एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। ये केंद्र भारत सहित विकासशील देशों के आयातकों को बहुत सी सूचनाएं प्रदान करते हैं। इन केंद्रों द्वारा जो सूचनाएं प्रदान की जाती हैं उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। 1. संबद्ध बाजार के बारे में सांख्यिकीय सूचना। 2. विपणन। 4. तकनीकों तथा व्यावसायिक व्यवहारों से जुड़ी सूचनाएं। 3. आयात नियमनों, इंपोर्ट रेगुलेशंस तथा व्यवहारों से जुड़ी सूचनाएं। 4. आयातकों, थोक विक्रेताओं, एजेंटों तथा वितरकों की सूची तथा 5. विभिन्न व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों की तिथियों। 5. विदेशों में भारत के वाणिज्य प्रतिनिधि, इंडियन कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव्स अब्रॉड। विभिन्न देशों में स्थित ये प्रतिनिधि भारत के निर्यातकों को ये सूचना प्रदान कर सकते हैं कि उनके मालों की मांग उस देश के बाजारों में कितनी है और कितनी हो सकती है। इसके साथ साथ प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क रोधों, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स के बारे में भी ये बता सकते हैं। आयातक देशों में सरकारी प्रक्रिया की भी जानकारी दे सकते हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। ये परिषदें इस बात की सूचना दे सकती हैं कि आपका माल भिन्न भिन्न देशों में कहाँ और कितनी मात्रा में भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त निर्यात प्रोत्साहन, जहाजरानी सेवाओं की उपलब्धता तथा भाड़ा दरों, फ्रेट रेट्स और आपके माल के लिए लगभग कितनी कीमतें प्राप्त होंगी आदि के बारे में भी ये परिषदें सूचना दे सकती हैं। इन सूचनाओं से आपको निर्यात कार्यों में समग्र रूप से पथ प्रदर्शन हो सकता है। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन ITPO, भारत के व्यापार मेला प्राधिकरण और व्यापार विकास प्राधिकरण को एक में मिलाकर भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई है। भारत सरकार की यह प्रमुख व्यापार संवर्धन एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। व्यापार सूचना केंद्र, ट्रेड इन्फॉर्मेशन सेंटर स्थापित किया गया है। ITPO के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। I. भारत में तथा विदेशों में व्यापार मेलों को संगठित करना। E. क्रेता विक्रेता मिलन, संपर्क संवर्धन, विभागीय भंडारों द्वारा संवर्धन, व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के आदान प्रदान आदि विशेष कार्यक्रमों के द्वारा व्यापार के विकास और संवर्धन की व्यवस्था करना। E. उत्पाद विकास और अनुकूलन, अडैप्शन के संबंध में सक्षम इकाइयों की तकनीकी सहायता देना। एवं निर्यात संवर्धन प्रयासों में मध्यम पैमाने के और छोटे पैमाने की उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहित करना तथा उन्हें शामिल करना। V. व्यापार और निर्यात संवर्धन के संबंध में उद्योग इकाई के अंतर्गत एवं आवश्यकतानुसार अनुसंधान करना। और V. भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन में राज्य सरकारों को शामिल करना और उनका सहयोग प्राप्त करना। 9 सारांश। विभिन्न देशों के आर्थिक संसाधनों में विभिन्नताएं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करती हैं और इस बात की संभावना प्रस्तुत करती हैं कि भिन्न भिन्न देश खास वस्तुओं के उत्पादन में विशेषता हासिल करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से वस्तुओं की उपलब्धता अधिक होती है, इससे देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, उत्पादन की सकल लागत में कमी आती है, दुनिया भर में कीमतों में समरूपता तथा स्थिरता आती है तथा रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। समग्र आर्थिक विकास होता है और सरकारी आय में वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त व्यापार के कारण विभिन्न राष्ट्रों के बीच सौहार्द तथा सुखकर संबंधों की रचना होती है। भारतीय संदर्भ में जब देश को बहुत बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है तथा विदेशी सहायता मिलने की संभावना बहुत कम है, तब निर्यात संवर्धन के सिवाय दूसरा विकल्प नहीं है। भारत के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को निर्यात के जरिए ऊंची दर का मुनाफा मिलेगा, माल को बेचने के वैकल्पिक मार्ग निकलेंगे तथा प्रौद्योगिकी एवं उत्पादकता को उन्नत करने के अवसर मिलेंगे। भारतीय निर्माता घरेलू उत्पादन पर लगाए गए अनेक नियंत्रणों से मुक्त हो सकता है, वह आवश्यक आयातित आगतों, इनपुट्स को प्राप्त कर सकता है तथा अपने देश के बाजार में अपनी छवि तथा ख्याति प्राप्त कर सकता है। निर्यात की जाने वाली 3 परंपरागत वस्तुओं पटसन, सूती वस्त्र एवं चाय के अलावा विशेष तौर से नए उत्पादों जैसे जवाहरात और आभूषण, टेक्सटाइल्स मैन्युफैक्चर्स, निर्मित वस्त्र, सामुद्रिक वस्तुएं।
चमड़े से निर्मित वस्तुएं, इंजीनियरी के वस्तुएं आदि भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। भारत के निर्यात में इंजीनियरी की वस्तुएं और अन्य वस्तुओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। उद्योगों से बनी वस्तुओं का स्थान कुल निर्यात में 2/3 से भी अधिक है, जिससे उद्योग के क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति की छवि मिलती है। यद्यपि जहां तक भारत के निर्यात बाजार का प्रश्न है, वर्ष 1995-96 में भारत के कुल निर्यात का 44% यूएसए, जापान, यूके, जर्मनी, बेल्जियम और रूस को निर्यात किया गया है। अल्पविराम डॉट भारत के माल का विदेशों में संवर्धन करने के लिए अपनाई जाने वाली विधियां हैं विज्ञापन, सीधा डाक प्रेषण तथा व्यापार मेले एवं प्रदर्शनियां। व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों में भागीदारी विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनसे उन प्रतियोगी उत्पादों, प्रतियोगियों तथा उनकी कीमतों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो किसी भी निर्यातक के लिए महत्वपूर्ण हैं। निर्यात संवर्धन परिषदें, व्यापार विकास प्राधिकरण, आयात संवर्धन केंद्र तथा विदेशों में स्थित भारतीय वाणिज्य प्रतिनिधि भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत सी सूचनाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।